पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इशाक डर ने जब सच उगला, सच कबूल किया, तब डोनाल्ड ट्रंप के नोबेल पीस प्राइज के सपने पर पानी फिर गया। जो वो ख्याली पुलाव पकाए बैठे हुए थे वो बर्बाद हो गया। इशाक डर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने 23 अगस्त को एक इंटरव्यू में कबूल किया कि भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, पाकिस्तान ने बहुत हेवी लॉस सफर किया, बहुत हेवी डैमेज हुआ पाकिस्तान के डिफेंसेस को, पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को, जिसके बाद पाकिस्तान के डीजीएमओ ने इंडिया के डीजीएमओ को रीच आउट किया और सीज फायर के लिए अपील की, उनसे दरखास्त की कि वो इस मिलिट्री एक्शन को बंद करें और सीज फायर को स्थापित करें। ये पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इशाक डर ने ऑफिशियली एक इंटरव्यू में कबूल किया। पिछले कई महीनों से, लगभग 4 महीने, आप मई मानकर चलिए जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, 7 मई को हुआ था ऑपरेशन सिंदूर। 10 मई को डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आया था कि मैंने सीज फायर को मीडिएट कराया है, मैंने सीज फायर कराया है भारत और पाकिस्तान के बीच में। इतने महीनों से डोनाल्ड ट्रंप लगभग 25 से 30 बार बोल चुका है कि मैंने सीज फायर कराया है भारत पाकिस्तान के बीच में, और इसी को इको किया है भारत के कुछ पॉलिटिशियंस ने, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने। इसको इस तरीके से दिखाया नरेंद्र सरेंडर, भारत के प्रधानमंत्री ने, भारत के 3 बार के चुने हुए प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने घुटने टेक दिए। भारत की पॉलिटिकल विल स्ट्रांग नहीं थी। भारत ने अमेरिका के आदेश का पालन किया और अपने मिलिट्री एक्शंस रोक दिए। भारत ने पाकिस्तान को बताकर अटैक किया। भारत ने पाकिस्तान के सामने अमेरिका के कहने पर घुटने टेक दिए। इस तरीके से नैरेटिव गढ़ा गया और पूरे भारत में फैलाया गया। अच्छा, जब डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया था ट्रुथ सोशल के जरिए, एक्स के जरिए, तब पाकिस्तान ने भी इसमें रजामंदी दिखाई थी और उन्होंने भी कहा था, पाकिस्तान ने भी कहा था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप नहीं होते तो भारत पाकिस्तान के बीच में ये युद्ध न्यूक्लियर वॉर बन जाता। न्यूक्लियर नेशन से दोनों ही देश, और ये न्यूक्लियर अटैक, एक न्यूक्लियर वॉर को यूएस ने रोक दिया। हम यूएस के आभार व्यक्त करते हैं यूएस से। तो इसको इस तरीके से देखा गया कि भारत ने कहीं ना कहीं अपना हाथ पीछे खींच लिया, भारत ने अपने कदम पीछे किए। इसको इस तरीके से मीडिया में दिखाया गया और इस तरीके से कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ने दिखाया। धीरे धीरे समय बीता और समय बीतते ही सच सामने आया, हम सब के सामने आया कि भारत जिस बात को कह रहा था, भारत के प्रधानमंत्री, भारत का गृह मंत्री, भारत के रक्षा मंत्री, भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर पिछले 4 महीनों से, जिसको वो बार बार रिपीट कर रहे हैं, दुनिया के किसी देश ने भारत के इस सीज फायर में, इस ट्रूस में इंटरवीन नहीं किया। जो हमारा स्टॉपेज ऑफ मिलिट्री एक्शन है वो सिर्फ कुछ समय के लिए रुका हुआ है और ये ऑपरेशन सिंदूर आज भी जारी है। और हमें जब अटैक करना होगा, जिधर अटैक करना होगा, हम करेंगे और हमें ये दुनिया का कोई देश बता नहीं सकता और ना हमें रोक सकता है ये करने से। पिछले 4 महीनों से हम लगातार कहते हुए आए। डोनाल्ड ट्रंप को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी G7 समिट के दौरान उनसे फोन कॉल पर यह बात कही थी, जो 35 मिनट्स की फोन कॉल हुई थी, जिसके बाद भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री जी ने भी एक स्टेटमेंट इशू किया था। पर क्या है कि वो एक जो बुरा आदमी है प्रेसिडेंट यूएस का, वो आधा पागल है दिमाग से, उसका मानसिक संतुलन हिला हुआ है। ही is somehow mentally ill. He claims he has stopped multiple wars, multiple conflicts, और कई, मतलब इन्होंने, अगर मैं सही मायने में बोलूं तो किसी भी देश का ये युद्ध आज तक नहीं रुकवा पाए, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप नोबेल पीस प्राइज की दावेदारी प्रस्तुत करते हैं क्योंकि उन्होंने दुनिया के बहुत सारे देशों में पीस स्टैब्लिश की।
किस देश में? This is a question. This is actually a question to Donald Trump or to his Senate, to his other ministers, his VP. किस देश में आपने पीस एस्टैब्लिश की है? आपने कहा था 24 घंटे में रशिया यूक्रेन वॉर, आप जैसे ही प्रेसिडेंशियल टेन्योर, सेकंड प्रेसिडेंशियल टेन्योर आप संभालेंगे, 24 घंटे के अंदर ये वॉर रुक जाएगा। आज तक रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, आपने दुनिया के सारे देशों पर टैरिफ्स लगा दिए, कोई फर्क नहीं पड़ा, आज भी वो वॉर जारी है, सैंक्शंस लगा रखे हैं आपने रशिया के ऊपर, आप उनसे ट्रेड बढ़ा चुके हैं अपने प्रेसिडेंशियल टेन्योर को संभालने के बाद। 20% इंक्रीज आफ्टर डोनाल्ड ट्रम्प्स टेन्योर as he started his presidential tenure। तो ये जो दोगलापन है अमेरिका का, ये कहीं ना कहीं बंद होना जरूरी है। भारत के पॉलिटिशियंस डोनाल्ड ट्रंप की बात को पत्थर की लकीर मानते हैं, हो सकता है उनकी कहीं ना कहीं फंडिंग आती हो, बट भारत के आर्म फोर्सेस पे इस तरीके के प्रश्न उठाए गए कि हमारे राफेल जेट्स मार गिराए, हमारे फाइटर प्लेन्स, बॉर्डर को उन्होंने क्रॉस क्यों नहीं किया। एक सांसद थे जो कि एक एमपी थे जो कि ऑपरेशन सिंदूर की जो 16 आवर्स की डिबेट हुई थी उसमें इस तरीके की बात बोल रहे थे, हमारे पायलट्स ने बॉर्डर क्रॉस क्यों नहीं किया, हमारे पायलट्स ने, हमारे जो आर्मी चीफ हैं, हमारे जो ये जितने भी हमारे फौजी हैं, जितने भी सोल्जर्स हैं, जितने भी वॉरियर्स हैं, इन्होंने पूरे इंटेंसिटी के साथ पाकिस्तान पर अटैक नहीं किया। भारत ने पहले से पाकिस्तान को ये बता दिया कि हम उन पर अटैक करने वाले हैं और हम प्रिसीजन अटैक करेंगे, हम उनके मिलिट्री टारगेट्स को, मिलिट्री बेसिस को टारगेट नहीं करेंगे। भारत ने ये बता दिया, तो इस पर एक बड़ा हड़कंप मचाया उन्होंने। पर क्या है कि कुछ लोगों का ज्ञान इन सब चीजों में इतना सीमित होता है कि वो आने वाली चीजों को समझ नहीं पाते हैं। जब दो न्यूक्लियर स्टेट्स आपस में युद्ध करते हैं तो हमेशा आप एक कैलिब्रेटेड वॉर को रखते हैं, एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में आप नहीं घुसना चाहते जो कि एस्केलेट होकर न्यूक्लियर वॉर तक पहुंचे। आप डेलिबरेटली आप बताते हैं सामने वाले देश को कि हम इतने इंटेंसिटी के साथ, इतने एस्केलेशन के साथ अटैक करने वाले हैं, ताकि अननोइंगली उनके न्यूक्लियर अटैक ट्रिगर ना हो, या फिर वो इसको उनके मिलिट्री पर अटैक ना समझें, क्योंकि हमारे कभी इंटेंशन ही नहीं था उनके मिलिट्री बेसिस पर टारगेट करना। हमें उनके टेररिस्ट कैंप्स डिस्ट्रॉय करने थे जो बहावलपुर, मुरिद्के और बहुत से अलग अलग लोकेशंस में थे, हॉटस्पॉट्स, टेररिस्ट हॉटस्पॉट्स। हम लोगों ने पाकिस्तान के अंदर जाकर अटैक किया, उनके बेसिस को तबाह किया। पर क्या है कि भारत की पॉलिटिकल पार्टीज, भारत के कुछ लीडर्स लगातार भारत की आर्मी को डिफेम करने में, उनको डिमोरलाइज करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। अगर हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हम भारत के एयर स्पेस के अंदर रहते हुए ही पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप्स को और उनके बेसिस को, उनके एयर बेसिस को तबाह कर सकते हैं, तो हमें बॉर्डर क्रॉस करने की जरूरत क्या है। हम हमेशा वॉर्स में जो कैजुअलिटीज है, इवन अगर उसके 1% चांस भी है तो हम उसको कम करने की कोशिश करते हैं। कैजुअलिटीज को आप कम करेंगे, आप बढ़ाएंगे नहीं। और अगर एयर स्पेस क्रॉस करता है भारत का प्लेन, तो ऑब्वियसली चांसेस हैं कि कैजुअलिटीज होंगी, हो सकता है हमारे प्लेन गिरे। कोई भी ऐसा प्लेन नहीं है दुनिया में, कोई भी ऐसा फाइटर प्लेन नहीं है, फाइटर पायलट नहीं है जिस पर आप ये कह सकें कि 100% ये नहीं गिरेगा। ऐसा कुछ भी नहीं एग्जिस्ट करता है दुनिया में। तो इस तरीके के सवाल रखना कि हमारे पायलट्स के पास ये कॉन्फिडेंस नहीं था, वो क्यों नहीं उन्होंने क्रॉस किया भारत का एयर स्पेस, इस तरीके के सवाल गहन निंदनीय है, मैं मानता हूं। इस तरीके के सवाल उठाए गए और भारत की फोर्सेस को टारगेट किया गया, भारत के रूलिंग पार्टी को टारगेट किया गया कि उनकी पॉलिटिकल विल नहीं थी, वो पाकिस्तान पर सही रूप से उस पर प्रहार नहीं कर सके।
उन्होंने 1971 का हवाला दिया। 1971 में जिस प्रकार से पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उनकी लीडरशिप में पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए गए थे। तो पाकिस्तान के जब 2 टुकड़े हुए थे तब लगभग 4000 भारत के फौजियों ने भी अपनी अपनी वीर गति को प्राप्त हुए थे। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, पर भारत के 54 एयरफोर्स के पायलट्स भी पाकिस्तान के पास ही रह गए, पाकिस्तान में ही रह गए। भारत ने जो 15,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन घेरी थी, लाहौर, कराची, लाहौर पंजाब और सिंध की, लाहौर, पंजाब और सिंध की, वो हमने वापस कर दी शिमला अग्रीमेंट में। और हम ना तो पीओके ले सके और ना हम उन 54 एयरफोर्स पायलट्स को ले सके, भारतीय एयरफोर्स पायलट्स को, और हमने बदले में 93,000 पाकिस्तानी फौजियों को वापस भी छोड़ दिया। इस तरीके का अग्रीमेंट करके आई थी श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी ने जब ये पूरा वक्तव्य भारत के फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ को सुनाया, तब सैम मानेकशॉ ने कहा कि भुट्टो मेड अ मंकी आउट ऑफ यू, ही मेड अ फूल आउट ऑफ यू। ये करके आई थी इंदिरा गांधी। और भारत के सिर्फ एक मैं संख्या की बात कर रहा हूं, उनके इंपैक्ट की नहीं, मैं सिर्फ संख्या की बात कर रहा हूं। सिर्फ एक एयरफोर्स पायलट के लिए, स्क्वाड विंग कमांडर अभिनंदन के लिए भारत पाकिस्तान पर फुल फ्लेज्ड वॉर करने वाला था। 2019 में आप देख लीजिए, पाकिस्तान की संसद के ही वीडियोस पड़े हुए हैं, वहां की उनकी जो पार्लियामेंट है, भारत अटैक करने वाला था। तो मेरा मानना है कि इस तरीके के फर्जी जो स्टेटमेंट्स आते हैं इन पार्टीज के, इन पॉलिटिकल लीडर्स के, जो कि कहीं ना कहीं भारत को क्षतिग्रस्त करते हैं अंदरूनी रूप से। भारत के पॉलिटिकल लीडर्स के जिस तरीके के ये बयान आते हैं भारतीय फौज के खिलाफ, कहीं ना कहीं चिंताजनक हैं और वो गंभीर हैं, क्योंकि अगर भारत का भरोसा, भारतीयों का भरोसा भारतीय फौज से हट गया, भारत की रूलिंग पार्टी से हट गया, तो कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम कोलैप्स करेगा, पूरा सिस्टम कोलैप्स करेगा और फिर एक्सटर्नल फोर्सेस आएंगी भारत को बर्बाद करने। और उन्हीं के वर्ड्स इको कर रहे हैं इस वक्त राहुल गांधी, पूरे देश में ये नैरेटिव चला रहे हैं। और इनके नैरेटिव समय दर समय बदलते रहते हैं। एक समय था जब यही पार्टी, इसी पार्टी के एक नेता थे जो कि बोलते थे कि भारत के आर्मी चीफ एक सड़क छाप गुंडा है। सुनने में अजीब लगेगा, पर कांग्रेस के ही एक नेता थे जो कि जिन्होंने इस तरीके का बयान दिया था भारत के आर्मी चीफ के लिए। इस मानसिकता से ये पार्टी आती है और इस मानसिकता से इनके नेता आते हैं। बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाए, उसके प्रूफ मांगे। पंजाब के पूर्व सीएम चन्नी साहब, उन्होंने ऐसा बयान दिया था कि कहाँ हुई है कोई स्ट्राइक, कहाँ हुई है, कोई प्रूफ नहीं है इसका। इसी तरीके से 2016 में जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तब भी प्रूफ मांगे गए थे। तो हिस्टोरिकली इन्होंने इस तरीके के सवाल उठाए हैं भारतीय सेना के ऊपर, भारतीय फौज के ऊपर, और कहीं ना कहीं भारत की आत्मा को दुखाने का काम किया है। इसी तरीके से उन्होंने ट्रंप की भी, जो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने ये क्लेम्स किए मीडिएशन के, भारत पाकिस्तान के युद्ध को रुकवाने के, इसको उन्होंने पूरे देश में ऐसे कहीं ना कहीं उसको घुमा फिरा के इस तरीके से प्रस्तुत किया पूरे देश के सामने कि भारत के प्रधानमंत्री ने, भारत ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए, भारत ने अमेरिका के सामने अपने हथियार डाल दिए। भारत अमेरिका से डरता है, भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका से डरता है। जिस वक्त पूरे भारत को एक होना चाहिए था, पूरे भारत के पॉलिटिकल पार्टीज को एक होना चाहिए था, उस वक्त ये भारत के ही खिलाफ खड़े थे। कितने राफेल्स गिरे, ये इस तरीके की बातें कर रहे थे, जो अंततः ये एक्सपोज किया भारत के इंडियन आर्मी के डेप्यूटी सीडीएस राहुल सिंह ने कि
ये राफेल जेट्स गिराने का जो प्रोपेगेंडा था वो चाइनीज प्रोपेगेंडा था, चाइनीज प्रोपेगेंडा था। और ये हजारों अकाउंट्स बनाए गए एक्स पर और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, जिसके जरिए ये मॉफ्ड वीडियोस और इमेजेस पूरे सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किए गए। और इसका बहुत बड़ा कॉन्टेक्स्ट है राफेल डील को लेकर, जो कि इंडोनेशिया उस वक्त डसॉल्ट को देने वाला था। तो डसॉल्ट की रेपुटेशन तभी कम होगी, तभी घटेगी, जब डसॉल्ट एविएशन के राफेल जेट्स नीचे जाते हैं, तभी उसकी अनरिलायबिलिटी प्रूव होगी दुनिया के सामने। और चाइना के जेट्स को इस तरीके से पोजीशन किया जाएगा कि ये राफेल जेट से बेहतर हैं। J10, J20, J35, J16, 17 जितने भी इनके प्लास्टिक के डब्बे हैं। तो इस तरीके से चाइनीज प्रोपेगेंडा भारत में, भारत की संसद में कुछ लीडर्स फैला रहे थे और जनता को, भारत की जनता को गुमराह कर रहे थे। और ये समय समय पर इस तरीके के आते रहते हैं, इस तरीके के नैरेटिव्स आते रहते हैं। मैं और आपको बता दूं, इशाक डर ने पहले भी एडमिट किया था कि उन्होंने 30 साल तक अमेरिका के लिए गंदे काम किए। We did dirty work for Americans for the past 30 years. He himself admitted in a TV interview. तो पाकिस्तान ये करता हुआ आया है। पाकिस्तान की कोई साख नहीं है, पाकिस्तान की खुद में कोई इज्जत नहीं है, वो खुद गिरे हुए लोग हैं और वो इस तरीके की बातें करते हैं। एक तरफ उनका फॉरेन मिनिस्टर कहता है कि भारत के सामने हम गिड़गिड़ा रहे थे, उनसे हम भीख मांग रहे थे कि वो रुक जाएं, वो अपना जो अटैक है उसको रोक दें, क्योंकि हमें बहुत डैमेज हुआ है, हमें बहुत मारी है। 12 एयर बेसिस पाकिस्तान के तबाह कर दिए गए थे, शोरकोट, रावलपिंडी, नूर खान, रफीकी, बहुत सारे एयर बेसिस को तबाह कर दिया गया था। ऑलमोस्ट सारे एयर बेसिस को तबाह कर दिया गया था। इनके फाइटर जेट्स को तबाह कर दिया गया था, इनके एवैक्स को तबाह कर दिया गया था, डिफेंस सिस्टम HQ-9 को तबाह कर दिया गया था। तो they were crippled, after which they reached out to our DGMO to halt this operation, to halt this destruction of Pakistan's defense. इसकी दरखास्त की थी पाकिस्तान ने, और अंततः उन्होंने सच कबूल भी किया कि पाकिस्तान खुद रीच आउट किया था। पाकिस्तान ने, उन्होंने मार्को रूबियो को, अमेरिकन सेक्रेटरी को बताया जरूर था कि हमने उनसे ये बताया, हमने उनसे ये बात की, हमने उनको ये इन्फॉर्म किया कि हम भारत से बात करने जा रहे हैं, कि हम इस ऑपरेशन को आगे नहीं करना चाहते, हम इसको डी-एस्केलेट करना चाहते हैं। पाकिस्तान वांटेड टू डी-एस्केलेट द कॉन्फ्लिक्ट, नॉट इंडिया। भारत ने सरेंडर नहीं किया, पाकिस्तान ने सरेंडर किया। और ये उनके फॉरेन मिनिस्टर खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनके डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एक्सेप्ट कर रहे हैं। और नूर खान एयरबेस यूएस कंट्रोल्ड एयरबेस है, वहां पर F-16 यूएस के हैं, वहां पर सिग्नेटरीज यूएस के हैं, और उन स्ट्राइक्स में यूएस के सिग्नेटरीज भी मारे गए थे। तो राहुल जी को इस तरीके के जो उन्होंने पूरे देश में इस तरीके के भ्रम फैलाया, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको अकाउंटेबल होने की जरूरत है और रिस्पॉन्सिबल होने की जरूरत है भारत के लोगों के प्रति, क्योंकि उन्होंने भी ओथ ली है भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए। He must serve the interest of 1.5 billion people. He is representing his constituency, so he must serve their interest. But उनके इस तरीके के बयान पहली बार नहीं आए हैं। वो पहले भी इस तरीके से गलवान में भी बोल चुके हैं कि चाइनीज आर्मी घुसकर कब्जा कर चुकी है भारत में। भारत की 2000 स्क्वायर किलोमीटर की भूमि पर चीनी आर्मी बैठी हुई है, उन्होंने कब्जा कर लिया है, ऐसा स्टेटमेंट था राहुल गांधी का, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के सामने उनको माफी मांगनी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी भारतीय, कोई भी राष्ट्रवादी नेता इस तरीके का स्टेटमेंट नहीं देगा। समथिंग लाइक एन एंटी नेशनल, इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा और इन्होंने माफी मांगी अपने स्टेटमेंट के लिए, और ये माफी वीर बन चुके हैं।
कहीं कभी डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट्स को एम्पलीफाई करेंगे, डेड इकोनॉमी को भी ये एम्पलीफाई कर रहे थे, भारत की इकोनॉमी डेड है। पर राहुल जी के पोर्टफोलियो को देखकर लगता है कि भारत की इकोनॉमी काफी अच्छी है, और भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट जो कि 6.5 है, दुनिया में सबसे ज्यादा, उसको देखकर लगता नहीं है कि भारत की इकोनॉमी डेड है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि चाहे वो यूएस हो, चाहे वो चाइना हो, किसी का भी प्रोपेगेंडा राहुल जी को एम्पलीफाई करने में, उसको मैग्नीफाई करने में बड़ा मजा आता है। अब ये वॉलंटरली करते हैं या फिर कोई बोलता है इनको करने के, वो आई डोंट नो, एंड आई एम नॉट सर्टेन अबाउट इट, पर ठीक है, इट्स 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 फ्रीडम ऑफ स्पीच एट द एंड ऑफ द डे इन दिस कंट्री, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच। कुछ भी होता है तो ये संविधान की तानाशाही की दुहाई देने लगते हैं, पर भारत को हर तरीके से क्षतिग्रस्त करना, भारत के सेना के ऊपर सवाल उठाना, सेना की इंटेग्रिटी के ऊपर, सेना के कार्यवाही के ऊपर, भारत की रूलिंग पार्टी के ऊपर, भारत के लोकतंत्र के ऊपर, भारत के संविधान के ऊपर, भारत के चुनाव आयोग के ऊपर, हर तरीके से, किसी भी तरीके से, हर तरीके से ये भारत के जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, जितनी भी फोर्सेस हैं, उनके खिलाफ एक ऐसा जहर घोलना समाज में, लोगों के बीच, लोगों के दिमाग में, कि भारत में सब कुछ गलत हो रहा है क्योंकि ये पार्टी सत्ता में है, और इसकी वजह से सब कुछ गलत हो रहा है। 2014 के पहले सब कुछ सही था। इस तरीके से ये आपके मन में, आपके जहन में बसाया जा रहा है। कॉन्ट्रास्ट बट इन कॉन्ट्रास्ट ये है कि इसका जस्ट ऑपोजिट हमें देखने को मिला है पिछले कुछ समय में, जो हमने देखा है, जो हमने नोटिस किया है। अब पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इशाक डर ने तो ये कबूल कर लिया है, आसिम मुनीर उनका फील्ड मार्शल अमेरिका की गोद में जाकर बैठा हुआ है फिलहाल के लिए। अगेन वो अपनी पाकिस्तान की इज्जत गिरवी रखने गया है। हमेशा पाकिस्तानी अपनी इज्जत गिरवी रखते हैं, कभी चाइना पे, कभी सऊदी पे, कभी यूएस पे, कभी बेचते नहीं है, क्योंकि बेचेंगे तो सिर्फ एक बार में सब कुछ खत्म हो जाएगा। गिरवी रख देते हैं और मोटा पैसा ले लेते हैं। गिरवी रखते हैं और कभी डॉलर, कभी युआन, कभी कुछ छापते रहते हैं। इस तरीके से इनके जो आर्मी जनरल्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, इस तरीके से वो पैसे बनाते हैं। ये उनकी रेवेन्यू जनरेशन स्कीम है, इनकम जनरेशन, रेवेन्यू जनरेशन, आप कुछ भी बोल लीजिए। तो अभी आसिम मुनीर वहां पर है अमेरिका में, इसीलिए उसने नॉमिनेट भी किया था डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए। जब भारत पाकिस्तान के बीच में सीज फायर कराया था डोनाल्ड ट्रंप ने, स्वघोषित सीज फायर, मतलब उनके कहने के हिसाब से ट्रंप ने सीज फायर कराया है। सीज फायर का नैरेटिव अब तो बर्स्ट हो चुका है, अब कुछ नहीं बचा। अब इसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर के लिए ढूंढ रहे हैं, अब इसमें भी इनका कोई हाथ नहीं होने वाला है। पहले इजराइल और पैलेस्टीन के कर रहे थे, दो कौड़ी का हमास, उसने भी ट्रंप की बात नहीं सुनी, दो तमाचे पाकिस्तान मार के भग गया। भारत ने हमेशा औकात दिखा के रखी हुई है अमेरिका की। चाइना ने टैरिफ में इसको जलील किया, रशिया तो हमेशा ही इसको जलील करता रहा है। तो अब ट्रंप की साख जो है वो कहीं ना कहीं अब पूरी तरह से जा चुकी है। पूरे वर्ल्ड में अब कोई भी ऐसा देश नहीं है जो ट्रंप की बात को सुने या फिर उस पर या ट्रंप से या यूएस से डरे, ट्रंप के टैरिफ से डरे, किसी भी तरह के उसके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से डरे, और यूएस से अलाइन हो, उसकी पॉलिसी से अलाइन हो। उसका डराने धमकाने के किसी भी तरीके से ये कंट्रीज यूएस के खेमे में नहीं जाने वाले। ब्रिक्स अलग हो चुका है, यूएस अपना अलग गेम खेल रहा है, बट कहीं ना कहीं अब जो नोबेल पीस प्राइज के सपने थे डोनाल्ड ट्रंप के, वो चकनाचूर होने वाले हैं। इसके साथ पूरा बट्टा लग चुका है।
अब आने वाले समय में अब ये नोबेल पीस प्राइज तो नहीं मिलने वाला, साथ ही जो टैरिफ का डोनाल्ड ट्रंप ने ये पूरा जो बाजार लगाया हुआ है, जो पूरा ये सर्कस लगाया हुआ है, ये भी जल्द ही पूरा समेट जाएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एंड अमेरिकन्स, द सिटीजन्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दे कांट सर्वाइव दीज टेरिफ्स, दे कांट सर्वाइव। चाइना और इंडिया पर टेरिफ्स लगा रखे हैं, हाई टेरिफ्स हैं, तो जितनी भी कमोडिटीज इंपोर्ट करते हैं ये, उनको उन पर ये उनको ये खरीद नहीं सकते जितना हाई टेरिफ लगा रखा है, क्योंकि प्राइसेस स्काई रॉकेट हो चुके हैं, इन्फ्लेशन बढ़ चुका है इकोनॉमी में, और इकोनॉमी इन द लॉन्ग रन विल फॉल ड्रास्टिकली। इकोनॉमी खत्म हो जाएगी अगर इस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगा कर रखते हैं, जो कि नहीं लगा पाएंगे। कहीं ना कहीं अभी मिड इलेक्शंस भी होने, मिड टर्म इलेक्शंस, तो अमेरिका में जिस तरह की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आने वाली है, US is not ready for that, and Donald Trump is not ready for that. I can assure you that. फिलहाल आप इस बात का मजा लीजिए कि जो इतने महीनों से ये क्लेम कर रहे थे तथाकथित सीज फायर का, अब उसका खत्म हो चुका है सारा कुछ। भारत ने भी भारत तो इतने महीनों से बोल ही रहा लगा था, पाकिस्तान ने भी कह दिया है, जिस देश पर अटैक हुआ, जिस देश पर हमला हुआ, उसने भी कह दिया, पाकिस्तान ने भी कह दिया, भारत ने भी कह दिया। डिफेंडर एंड अटैकर बोथ हैव इशूड अ काइंड ऑफ जॉइंट स्टेटमेंट कि इसमें यूएस ने कोई मीडिएशन नहीं किया। नुकसान पाकिस्तान का हुआ, उसने भी ये माना। भारत ने हमला किया, भारत ने भी माना कि यूएस ने कोई रोल प्ले नहीं किया। अगली वीडियो में हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के टेरिफ्स के बारे में, और अब क्या होने वाला है टेरिफ वॉर को लेकर और रशिया यूक्रेन के ट्रूस को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।